हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला। आप सभी फ्रेंड्स का फिजिक्स वाला यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस की एंड यूपीएससी में इसके रोल की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी स्टूडेंट को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अभी स्टार्टिंग में आपको 1 नवंबर तक, इवन जब तक आपके जो बैचेस है वह शुरू नहीं हो जाते, आपको स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेंगे। आपको यूपीएससी को कैसे प्लान करना है, अगर आपने शुरू किया है तो आपको अपनी यूपीएससी की जो जर्नी है वह कैसे शुरू करनी है, इन तमाम बातों में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, इसका सिलेबस क्या है, यूपीएससी का पैटर्न क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, बाद में पढ़ना है या फिर पहले ही पढ़ लेना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ ऐसे सवाल है जो आपके मन में आते हैं। अगर हम उनको पहले दूर कर ले देन हम आगे पढ़ना अपना शुरू करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचते हैं, सबसे पहले आप अपने इन बुनियादी जो सवाल है उनको ज़रूर सॉल्व कर ले। और फिजिक्स वाला यूपीएससी की जो टीम है दोस्तों, ये आप सभी के लिए उसी तरीके से प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको काफ़ी सुविधा हो जाए शुरुआत के वीडियो से। इसी वीडियो की सीरीज में मैं आपसे बात करने वाली हूँ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंस की एंड एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है और इसका क्या रोल है आपके यूपीएससी में। मैं मंजू चौधरी, आपकी गाइड, आपकी मेंटोर, आप सभी के साथ लगभग 6 सालों से ऑनलाइन एक्सपीरियंस के साथ जुड़ी हुई हूँ फ्रेंड्स। एंड आपने एनसीईआरटी बेसिक्स, करंट अफेयर एंड पॉलिटी के कुछ लेक्चर्स मेरे विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर देखे होंगे। एंड आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे टॉपिक टू बी कवर्ड। सबसे फर्स्ट होगा, कैन बी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी। क्या हम यूपीएससी की जो तैयारी है वह विदाउट एनसीईआरटी कर सकते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं, क्या ये मैंडेटरी है, नहीं है? क्योंकि जब हम शुरू कर रहे होते हैं ना तो सबसे पहले हमें लगता है कि अरे ज़रूरी होगा तो पढ़ेंगे, इसके बिना काम चल जाएगा तो ठीक है, स्किप कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है, व्हाई एनसीईआरटी बुक्स आर इंपॉर्टेंट। क्या इनके इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है? थर्ड हम देखेंगे हाउ टू मेक अ नोट्स। क्या केवल बस हम बुक्स पढ़ लें एंड उसको साइड में रख दें, या फिर हम इनसे जो शॉर्ट नोट्स हैं, जो क्रिस्प नोट्स है, हम उसको डेवलप कर लें ताकि वो हमें काफ़ी हेल्प करे हमारे एग्जामिनेशन टाइम पे, ताकि हम रिवीजन बहुत जल्दी करें। क्या नोट्स बनाए जाए या केवल रीडिंग करके छोड़ दिया जाए, भूल जाया जाए? नेक्स्ट वन इज हाउ टू रीड एनसीईआरटी। पढ़ना कैसे है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। नेक्स्ट इज ऑल एनसीईआरटी इंडेक्स। क्या एनसीईआरटी में ऐसा सिलेबस है, कैसे ऐसे टॉपिक्स है जो कि आपके सिलेबस में दिए हुए हैं यूपीएससी के, सभी के हम इंडेक्स देखेंगे, किसका कितना वेटेज है, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आए हुए, उन तमाम बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लास्टली पीवाईक्यू, यूपीएससी ने जो अब तक प्रश्न पूछे हैं वो किस टॉपिक से आए हैं, क्या उसकी डेप्थ है, क्या फैक्चुअल है, केवल कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, आगे कैसे आ सकते हैं, उन तमाम बातों पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगी एंड टॉपिक एंड बुक भी बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, कैन वी क्लियर यूपीएससी विदाउट एनसीईआरटी। क्या आप एनसीईआरटी इवन ऐसे समय में, देखो आपको जोखिम उठाना, रिस्क लेना वहां अच्छा है जहां आपको कुछ अचीव हो रहा हो, लेकिन जब आपसे अगर बेसिक या आपकी बुनियाद ही छिन जाए तो फिर ऐसे में आपको रिस्क लेना ठीक नहीं। यहां पर आपको क्या करना है, अगर इवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं 35 to 40, चलिए 30 to 35 कर लेते हैं ना। 35% के आसपास अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चंस जो है वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली आस्क फ्रॉम एनसीईआरटी, डेफिनेटली हमें एनसीईआरटी को करना है, बिकॉज ये आपके प्रीलिम्स की चाबी है ना। ये क्या है, ये आपकी एक चाबी है, की है प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए। इसलिए हमें एनसीईआरटी को करना है। और अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट है लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, देन आपको क्या करना है, गो थ्रू विथ योर एनसीईआरटी बुक्स, बिकॉज ऑफ ये आपका बेसिक्स क्लियर करने में हेल्प करती हैं। बेसिक टू एडवांस कैसे जाना है उसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स एंड हम सभी हेल्प करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझने में, इजी लैंग्वेज में समझने में एनसीईआरटी आपको काफ़ी हेल्प करता है। आपको याद रखना है कि चूंकि अगर 30%, 35% यूपीएससी में पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एक प्रश्न का आंसर तो हमें मिल गया।
आगे इंपॉर्टेंस क्या है। सो चूंकि ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में है, अगर आपने कभी हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, आप 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आपको समझ आने लगेगा। 9, 10 की पढ़िए, थोड़ा सा और आपका एनलाइटमेंट होगा। एंड जैसे ही आप 11, 12 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, इतिहासकार तो नहीं बनेंगे, लेकिन आप डेफिनेटली यूपीएससी के जो प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन है वह निकल जाएंगे, ठीक है। इवन रवि सिहाग जो कि आप रैंक 18, हाँ हिंदी मीडियम, आपने सही सुना, हिंदी मीडियम ही मैंने कहा, ठीक है। सो रैंक 18 जो इस साल आए, तो आप देखेंगे कि उनके द्वारा, एंड रिया डाबी एंड मैनी ऑफ ऐसे टॉपर्स हैं जिनके द्वारा एनसीईआरटी को पढ़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि एनसीईआरटी आपका बेस बनाती है, आपका जो फंडामेंटल है वह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। सो इसलिए हमें एनसीईआरटी को पढ़ना है, इजी लैंग्वेज में है, तो आपकी जो इंटायर प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, उसमें आपका जो बेसिक जो फाउंडेशन है वह बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग आपका जो बेसिक है कवर होता है। देन सेकेंड बात आती है कि चूंकि ये बेस आंसर राइटिंग, अगर आपको शुरुआत से समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग करनी है, देन आप एनसीईआरटी में, जैसे मान लीजिए पॉलिटिक में देती हूँ कि आपसे पूछा है कि जो फेडरलिज्म है ये क्या है, इसकी क्या विशेषता है, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। सो मेंस आंसर राइटिंग, इवन वही लैंग्वेज आपको अपने एग्जामिनेशन में यूज करनी है, ठीक है। सो मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी बहुत गुड है, बहुत इनफ है, ठीक है। देन लास्ट देखिए कि अगर आपने एनसीईआरटी का बेसिक नहीं पढ़ा है और डायरेक्ट आप किसी कोचिंग मटेरियल या स्टैंडर्ड बुक्स में चले गए, तो आप खो जाएंगे, ठीक है। ये जो ओशियन है ना डेटा का, वो आप खो जाएंगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि कोचिंग मटेरियल के, अगर आपको ये ओशियन ऑफ डेटा से बचना है, देन आपको एनसीईआरटी को पढ़ना है, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगा। एनसीईआरटी बहुत ऑथेंटिक एंड रिलायबल एक सोर्स है कि यूपीएससी कंसीडर करता है यूपीएससी में जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिए हुए हैं। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कोचिंग मटेरियल्स एंड बाकी सबसे अगर आपको छुटकारा है, ये सब सारी चीज़ें चाहिए, देन आपको एनसीईआरटी से अपना बेसिक पढ़ना है। देन उसके बाद आपको अपने आप समझ आ जाएगा यूपीएससी की डिमांड देखते हुए प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से कि आपको कौन सी स्टैंडर्ड बुक जो है वह चूज करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट आपको ये चर्चा हमारी हुई। देन अब आपको चूंकि पता चल ही गया है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपके फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने में, आप पढ़ भी लो। और अगर अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, हाउ टू रीड। हमें पता है कि भाई हमें पढ़ना है, ये जो 25-30 हमारे एनसीईआरटी हमें कवर करना है, बट कैसे कवर करें, अगली परेशानी उसको हम दूर करते हैं। सो सबसे फर्स्ट आपको कुछ नहीं करें, गो थ्रू रीडिंग करनी है। फर्स्ट रीडिंग जस्ट आपने पढ़ लिया, ठीक है, ये मुगल पीरियड हो गया, पोस्ट हो गया, गुप्ता हो गया, आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड हो गया, आपने पढ़ लिया। पॉलिटी में आपने पढ़ लिया कि क्या डेमोक्रेसी है, क्या फेडरलिज्म है, क्या फंडामेंटल राइट्स, आपने सब पढ़ लिया। फर्स्ट रीडिंग में अगर आपको समझ में नहीं आया कि आपको इससे नोट्स कैसे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है जो कि आपको क्रक्स के रूप में अपने नोटबुक में नोट करने हैं, सो फर्स्ट रीडिंग में कभी भी आप नोट्स मत बनाइए। सेकंड रीडिंग कीजिए। सेकंड रीडिंग में आप चाहे आप चीज़ों को अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज ऑफ फर्स्ट रीडिंग में अंडरलाइन कर दोगे पूरी किताब को आप अपना लाल पीला बना लोगे, ठीक है। सो आप चाहे तो मार्कर का यूज़, चाहे नहीं, करना भी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसका साइंटिफिक एक पॉइंट भी है कि जब आपको दिखता है कि भाई आपने येलो कलर में फेडरलिज्म की डेफिनेशन एंड पिंक कलर से उसके स्ट्रक्चर को, उसके फीचर्स को आपने हाईलाइट किया है, देन आपको चीज़ें ईजी याद रखने में आसानी हो जाती है, तो आपको यूज़ करने चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसी बेसिक मेथड्स होती हैं जो हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए। सो इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी स्टडी को। यहाँ पर देखो, सो अंडरलाइन कर रहा है, नोट्स मेकिंग का काम आपको सेकंड या थर्ड। देखो हर एक स्टूडेंट की चूंकि अपनी स्ट्रेंथ होती है, हो सकता है किसी को 1-2 बार में आ गया, हो सकता है किसी का बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज का ना रहा हो, उसको समझ में नहीं आया, ठीक है। आप कोई बात नहीं, आप तीसरी बार 3 बार रीडिंग कीजिए, 4th टाइम में नोट्स बनाइए। सो बेसिकली एवरीवन, जो एवरी स्टूडेंट हैज ओन स्ट्रैटेजी। तो कभी भी किसी टॉपर को सुनकर कि मैं 18 घंटे पढ़ती थी, एक ही बार में सारे नोट्स बना लिए, आप मत बनाइए। आपकी अपनी स्ट्रेंथ है, आपकी अपनी वीकनेस है, उनको पहचानिए। आपको पता है कि आपको एनसीईआरटी से बेसिक कवर करना है, देन अपनी स्ट्रैटेजी बना लो कि मुझे 2-2 सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं, उसी अकॉर्डिंगली मुझे एनसीईआरटी को कवर करना है, ठीक है, फाइन। अब आगे देखो कि आपने नोट्स बनाने हैं तो रिराइट नहीं करना है। रिराइट कर लोगे अगर फर्स्ट रीडिंग में ही, बिना पहचाने कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो प्रीलिम्स एंड मेंस के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, देन आपको रिराइट कर लेना है। सो रिराइट करने से बचने के लिए सेकंड थर्ड देखो, सेकंड थर्ड रीडिंग दो, यूपीएससी के PYQ देखो, थोड़ी सी यूपीएससी की डिमांड को समझो, देन अपने आप आपके जो नोट्स है वह ठीक ठाक बन जाएंगे। एंड लास्ट, इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है, आगे पार्ट पीछे सपाट, ये कंडीशन नहीं रखनी है। सो देखो हमारे दिमाग की, माइंड की अपनी सीमाएं होती हैं, ठीक है। आप एक समय के बाद चीज़ों को जब भूलने लगते हैं तब आपको रिवीजन की ज़रूरत होती है।
तो अगर आप मैं आपको साइंटिफिक थोड़ा सा टेम्परामेंट बता दूं कि आज आपने डे फर्स्ट जो याद किया है जो टॉपिक, वो आपको ज़रूरत होती है कि आप सेकेंड डे भी उसको रिवाइज करें। देन फिर आपको ज़रूरत होती है कि आप वीक डे उसको रिवाइज करें, सैटरडे संडे अपना रिवीजन डे रखें, एंड उसके बाद आप मंथली उसको रिवाइज करें। या जब भी आपको वो टॉपिक याद आया और आपको लेकिन उसमें क्या लिखा था ये याद नहीं आया, देन तुरंत रिवाइज करो। सो रिवीजन आपको याद रखना है, विदाउट रिवीजन तो आपको चीज़ें सारी भूल जाना है। जितनी बार दोहराओ, जैसे आप बहुत सारे टॉपर से आपने एक ही बात सुनी होगी कि आपको 10 किताबों को एक बार नहीं पढ़ना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी आपको ऐसा एक बेसिक, एक ऐसी आपकी मजबूत जो तैयारी है शुरुआती वह करवा देंगी। सो आपको सारी जो आप कौन कौन सी पढ़नी है उस पर भी मैं आऊंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एनसीईआरटी को आपको पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखो, नेक्स्ट है कि इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज ऑफ जो एनसीईआरटी है फ्रेंड्स, ये रिलायबल है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि रदर देन आप कोचिंग का मटेरियल देखें या फिर कहीं और इन्फॉर्मेशन देखें, आप ट्रस्ट कर सकते हैं एनसीईआरटी के जो भी आपके इसमें लिखा हुआ है, जो टॉपिक्स की डेफिनेशंस हैं, जो सारी चीज़ें हैं। सो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यूपीएससी इसको कंसीडर करती है फैक्ट डेटा को। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में चूंकि लिखी हुई होती हैं, तो अगर आपने शुरुआत किया है कोई भी सब्जेक्ट, आप शुरू कीजिए जिस पॉलिटी के 6th क्लास के एनसीईआरटी से। आपको समझ आएगा डाइवर्सिटी क्या है, आपको समझ में आएगा कि डाइवर्सिटी के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स इन अ क्रिस्प एंड पॉइंट वाइज मैनर, इतने बढ़िया तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन किया गया है, टॉपिक्स को डिज़ाइन किया गया है, सब्जेक्ट को बताया गया है कि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से पॉइंट वाइज मैनर में चीज़ें जो है वह आराम से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। एंड लास्टली हम देखेंगे कि जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी अपना पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले गो थ्रू कीजिए 6 to 12 एनसीईआरटी, देन उसके बाद अपनी जो तैयारी है फिर आप स्टैंडर्ड की कीजिए। सो एटलीस्ट मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आप सभी को अपने 3 to 4 मंथ्स, अगर आपने तैयारी शुरू की है आप स्टार्ट लो, लेकिन 3-4 मंथ्स जो है एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद फिर आप आगे करो, ठीक है। अब देखो जिन बच्चों को नहीं पढ़ना है या फिर आपको लगता है कि बिना इसके भी काम हो जाएगा, तो एक बार आप डायरेक्ट जो है वह स्टैंडर्ड बुक पढ़ के देख लेना, और स्टैंडर्ड बुक पढ़ने के बाद फिर ये समझना कि एक वो बच्चा जिसने कि बेसिक पढ़ा हुआ था फिर स्टैंडर्ड पाया, आपसे कई गुना तेजी से वह स्टैंडर्ड को समझ सकता है और आपसे बेहतर तरीके से समझ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आपने मान लीजिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ी, या फिर डायरेक्ट वो स्टूडेंट जिसने सीधा डीडी बसु या सुभाष कश्यप जैसी किताबों को उठाया है, और एक वो बच्चा जिसने बेसिक को पढ़ा है, सो डेफिनेटली जिसने बेसिक को पढ़ा है वो आपसे बेहतर समझ रहा है, वजह इसके कि उसने स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा। तो केवल एनसीईआरटी से आपका आईएएस नहीं हो सकता, लेकिन विदाउट एनसीईआरटी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको बेसिक करना है, फिर उसको स्टैंडर्ड के साथ अपना जोड़ना है, करंट अफेयर के साथ जोड़ना है। अब देखो आगे जब आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस पता चल गया, तो अब आप सभी को लगेगा कि मैम मिलेंगी कहाँ, कहाँ से पढ़ लें। सो कुछ नहीं करना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप ऑनलाइन पढ़ने में आप ठीक है, आपको लगता है कि ऑनलाइन पढ़ी जा सकती है, वैसे मेरी यही सलाह होगी कि हार्ड कॉपी जो है ऑनलाइन काफ़ी अवेलेबल है, तो वहाँ से ले लो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए आप जस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, ये जस्ट मैंने वही पेज खोला हुआ है, तो उस पर एनसीईआरटी जो है इसकी साइट खुल जाएगी, देन सारी जो आपके पब्लिकेशंस जो भी बुक है वह सारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो जस्ट आपको यहाँ पर अपने जो लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश जिसमें आप कंफर्ट है उसको डाउनलोड कीजिए, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। तो ये तो हुआ आपने जस्ट गूगल पर पढ़ लिया। अगर आपको मोबाइल पर पढ़ना है तो इसके लिए ई पाठशाला ऐप है, ठीक है। इसके लिए आपको याद रखना है कि ई पाठशाला ऐप है, तो वहां से आप इसको ई पाठशाला ऐप को लर्निंग ऐप है, इसको आप डाउनलोड कीजिए, सारे एनसीईआरटी को आप यहाँ पर फोन में पढ़ सकते हैं, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सो आपको मिल गया कि ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, पढ़ लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, अदरवाइज हार्ड कॉपी ले लो। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। अब आगे चलते हैं, और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है कौन कौन सी एनसीईआरटी है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और कैसे आपको वो चीज़ें कवर करना है। सबसे फर्स्ट चलते हैं चलो पॉलिटी, क्योंकि शायद पॉलिटी आप सभी को काफ़ी अच्छा लगता है, एज ए स्टूडेंट मुझे भी पॉलिटी बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पर देखो पॉलिटी के एनसीईआरटी के इंडेक्स अगर आप 6 to 12 देखें, सो आपके 6, 7, 8 में आपको बेसिक चीज़ें समझाई गई हैं, लाइक डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के की एलिमेंट्स क्या है, चुनाव का मतलब क्या है, ठीक है, गॉट इट। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, 6, 7, 8 की आपकी क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी हो गई। अब 9, 10 में थोड़ा सा आपका जो लेवल है वह इंक्रीज हो जाता है, आपकी डिटेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1, पार्ट 2,
आपका, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1 पार्ट 2, इसमें आपकी थोड़ी सी डिटेल्स बढ़ जाएगी। 11th-12th के लिए आपको ज़्यादा डेडिकेटेड होना पड़ता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती है, आपको जो टाइम है वह ज़्यादा देना होता है। तो इवन 6, 7, 8 की एनसीईआरटी आप एक दिन में कर सकते हैं, लेकिन क्लास 11 में केवल अगर आपको पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़नी है, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने, तो शायद आपको एक दिन चाहिए, या फिर इसी के लिए आपको डेडिकेटेड होकर 6-7 घंटे जो है वह देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो डिटेल्स है वह बढ़ जाती है, यहाँ से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो क्लास 11 का है आपका पॉलिटिकल थ्योरी, क्लास 11 के भारत का संविधान जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, और कुछ ऐसे होशियार बच्चे जिन्हें लगता है मैम को केवल कोई शॉर्टकट या कोई एक बुक बता दो जिससे पढ़ के हो जाए, तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो सफलता है उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप अपने लंबे रास्ते को ही आसान कर लें। तो यहाँ पर क्लास 11 की ये 2 एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ऑल्सो संविधान, राजनीति सिद्धांत। इसमें आपको धर्मनिरपेक्षता क्या है, इक्वालिटी क्या है, ठीक है, इक्वालिटी एंड इक्विटी में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं। एंड क्लास 12th में है समकालीन विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति, ठीक है। सो ये सारी बुक्स आपकी कौन सी हो गई, क्लास 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटिक की। अब ये सारी इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप नए हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, तो आप यहाँ से शुरू कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप सभी को बता दूँ कि ये जो सारी एनसीईआरटीज़ है मैं बुनियाद बैच में आपको पढ़ाने वाली हूँ, प्लस नोट्स, प्लस फ्लो चार्ट, प्लस PYQs, प्लस मेंस क्वेश्चन एंड प्लस करंट अफेयर, प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सारी चीजें उसमें होंगी, प्लस डाउट सेशन। तो ये आपको बैच यूट्यूब एंड एप्लीकेशन दोनों पर मिलेगा, बुनियाद बैच, इसके अलावा प्रहार बैच है, ठीक है। आप सभी के लिए प्रहार पराक्रम जो बैचेस है आप उसकी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पर ले सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में डिटेल्स दी गई है। चलिए सो आगे देखते हैं। सो यहाँ पर ये हिंदी वाली एनसीईआरटीज हो गई, ठीक है। राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 1, 2, 3 एंड लोकतांत्रिक राजनीति, राजनीतिक सिद्धांत भारी, ये दोनों बुक्स जो है आपको स्किप नहीं करनी है, रदर देन आप बाकी बुक्स जो है वह भले ही स्किप कर दें। साथ ही आपको, अच्छा, एक और प्रश्न जो आपके मन में उठ सकता है कि मैम क्या केवल यही पढ़ ले या फिर यहाँ से भी शुरुआत करें। मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि आपके यहाँ पर है, 6, 7, 8 में है, वो आगे नहीं मिलते, आपको उससे अगले नेक्स्ट लेवल की बात मिलती है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वह यहाँ से भी आते हैं, ठीक है। सो आपको बहुत ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, 6, 7, 8 की एनसीईआरटी के लिए समय दोगे तो 3 और 4 डेज अगर आपने शुरुआत की है, और जब शुरुआत में आप चीज़ें कर लेते हो फिर आपके आगे टाइम कम लगने लगता है, तो आपको 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटीज़ है वह ज़रूर करनी है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं, और यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि आपको ये पता चले कि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कैसे और कहाँ से आते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि क्लास 11 का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो यहाँ पर आपका चैप्टर 6 है, पेज नंबर 1 to 7 है। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन पूछा गया था CSE, आपका जो सिविल सर्विस एग्जाम है 2021 में, तो ये जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था, प्रश्न संख्या छोड़ दो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम एक उदार लोकतंत्र की बात करें, सो एक उदार लोकतंत्र के लिए बेस्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है। तो डेमोक्रेसी की जब डेफिनेशन हम सभी ने पढ़ी होती है, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, जनता का जनता के द्वारा, जनता पर शासन। लेकिन इसमें अगर हम उदार लोकतंत्र की बात करें कि ऐसे में नागरिकों के अधिकार की रक्षा कौन करेगा, या फिर ऐसी कोई एक जो शक्ति या फिर सत्ता है वह तानाशाह ना हो जाए, डिक्टेटरशिप ना हो जाए, हिपोक्रेट ना हो जाए, इसके लिए आवश्यक है कि हमारे पास कमिटेड जुडिशरी हो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, या सेपरेशन ऑफ पावर हो। सो क्या आंसर होना चाहिए इसका? डेफिनेटली, है ना, कुछ बच्चों ने सोच लिया होगा सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, सो देखो सेपरेशन, कुछ बच्चों को लगता है कि कमिटेड जुडिशरी, ठीक है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका होनी चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर है कि अगर एक उदार लोकतंत्र है, वहां पे लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, एग्जीक्यूटिव बॉडी, आपका लेजिस्लेटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी, सबके कार्य अलग अलग हो, सेपरेशन ऑफ पावर हो, ये एक उदार लोकतंत्र के लिए आवश्यक होता है। और इसके लिए एक दूसरे पर जो कंट्रोल है वह बना रहे, जुडिशरी का कंट्रोल जो है वह लेजिस्लेटिव एंड
आपके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उस पर बना रहे, तो ये एक उदार लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक होता है। सो ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैंने स्क्रीनशॉट रखा है। अगर आपको ये पढ़ने में नहीं आ रहा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, देन वहां पर आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो पीडीएफ रखा है ये जस्ट आपको बताने के लिए है कि इस नंबर ऑफ पेज से, पेज नंबर 127 से सीधा था कि जब हम एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करेंगे बहुत जरूरी है। और यहाँ पर आर्टिकल 50 जो कि यह कहता है कि जो स्टेट है, राज्य है, उसको यह प्रयास करना चाहिए कि जुडिशरी जो है वह एग्जीक्यूटिव के प्रभाव से मुक्त हो, बहुत ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव है उसका हस्तक्षेप ना हो। ठीक है, सो यहाँ पर आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब फिर परेशान नहीं होना कि ये मैम छोटा है, ये स्क्रीनशॉट रखना जरूरी था ताकि आपको ये रिलायबल हो कि ये एनसीईआरटी का ही स्क्रीनशॉट है। ठीक है, अब देखो ये सीएसई 2021 का क्वेश्चन है एक, और यहाँ पर फ्रेंड्स 2021 में आपसे पूछा गया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द टर्म स्टेट। राज्य को कौन ज्यादा परिभाषित करता है, बेस्ट डिफाइन क्या करता है, तो यहाँ पर 4 डेफिनेशन है। ठीक है, 4 डेफिनेशन है, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 8, इसलिए आपको 6, 7, 8 पढ़ना है। क्लास 8 से क्वेश्चन था। ठीक है, चैप्टर 1 पेज 13, जिसमें कि बताया गया है कि स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है स्टेट का मतलब, a community of persons permanently occupying a definite territory independent of external control and possessing an organized government। ठीक है, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यह स्टेट की डेफिनेशन होगी। सो देखो बेसिकली जो आपसे ऑप्शन नंबर ए है ये क्या कह रहा है कि व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करे और उसकी एक संगठित सरकार हो, ये टर्म होगा राज्य के लिए। सो बेसिकली फ्रेंड्स जब हम स्टेट की बात करते हैं, सो यहाँ पर देखो कि स्टेट का यूज जो है वह 3 तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट इसका जो यूज है कि जब हम कहते हैं कि जो आपका स्टेट वर्ड है ये कहां पर है, आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 है ना। सो आर्टिकल 12 इसमें जो सरकारी तंत्र है, जो गवर्नमेंट का जो सारा जो तंत्र है उसको हमने यहाँ पर स्टेट कहा। देन सेकंड वन इज कि यहाँ पर हम सरकार किसे कह रहे हैं, सरकार का मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्रांतीय सरकार। तो स्टेट गवर्नमेंट में हम देखेंगे कि जैसे कि गवर्नर है, ठीक है, गवर्नर है, सीएम है, तो ये सब किस में आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट। देन थर्ड हम बात करते हैं जो कि ज़्यादा व्यापक एक क्राइटेरिया है कि राज्य शब्द का यूज़ किसी देश के लिए किया जा रहा है, जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, यूएस। ठीक है, यूएस, यूके, ये सारे हो गए। तो देश का मतलब क्या होगा, राज्य का मतलब एक देश के रूप में होगा, कंट्री के रूप में होगा। और यहाँ पर जब हम इंडिया की बात करेंगे, सो इंडिया क्या है, स्टेट है। अब देखो कि किसी भी राज्य की जो है वह यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बताए गए हैं पॉलिटिकली। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स क्या होंगे किसी एक कंट्री के। सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है कि इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, पॉपुलेशन, इसकी अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए जो कि एक निश्चित भूभाग में रहेगी। सो इसकी अपनी क्या होनी चाहिए, सेकंड टेरिटोरी। ठीक है, एंड थर्ड देखो कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, इसकी अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। और अब देखो जब तक देश स्वतंत्र नहीं था 1947, इसके पहले हमारे पास पॉपुलेशन भी थी, टेरिटोरी भी थी, गवर्नमेंट भी थी, लेकिन क्यों नहीं हम इसको एक देश के या राज्य के रूप में परिभाषित कर सकते थे। बिकॉज ऑफ स्टेट का जो चौथा और सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है दैट इज संप्रभुता, सोवर्निटी, वो नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 1947 के पहले तक चूंकि हम औपनिवेशिक देश थे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं था, जो चौथा तत्व होता है किसी स्टेट का, बिकॉज ऑफ 4 एलिमेंट होते हैं जिसके आधार पर हम किसी राज्य को, किसी जगह को राज्य कह सकते हैं। सो ये क्या है आपका संप्रभुता। सोवर्निटी। ठीक है, सोवर्निटी का मतलब क्या होता है, संप्रभु है हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने में। सो यहाँ पर यही कहा गया, कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स। ठीक है, हो गया आपका फर्स्ट कि लोग होने चाहिए, परमानेंट ऑक्यूपाई डेफिनेट टेरिटरी, एक निश्चित भू क्षेत्र पर स्थायी रूप से रहते हो, इंडिपेंडेंट हो अपने एक्सटर्नल कंट्रोल को लेकर, किसी से कंट्रोल ना हो, एंड इनकी एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट हो। सो ये क्या हो गया, स्टेट का डेफिनेशन, और ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन था।
सो इसी तरह के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसे हम विथ नोट्स विथ फ्लो चार्ट अपने बुनियाद बैच पे समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। अस्पृश्यता का जो अंत है वह कहाँ पर शामिल किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, या फिर राइट टू इक्वलिटी समता का अधिकार। कहां पर बात की गई है अस्पृश्यता के अंत की? सो आप सभी को पता होगा कि ये जो है बहुत 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 बेसिक क्वेश्चंस हैं, बट ये सारे आपको याद रखने हैं, सब आपकी ये एनसीईआरटी से कवर हो जाते हैं। सो यहाँ पर देखो कि जब हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को पनिशेबल जो ऑफेंस है, दंडनीय अपराध घोषित किया गया है कि आप कभी भी जाति के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अस्पृश्यता का जो प्रैक्टिस है वह नहीं कर सकते, किसी को अनटचेबल नहीं मान सकते। सो यहाँ पर देखो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी नहीं होगा। स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं तो ये तो आपका 19 to 22 होगा, और आपको पता है कि आर्टिकल 17 तो 14 से लेके 18 तक समता के अधिकार की बात की जाती है। सो दैट इज द राइट आंसर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा? अब देखो ये सारी चीजें, सारे पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में है मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और मैं बताती हूँ, जिस बात के लिए आप परेशान हैं वो क्या है, जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और पीडब्ल्यू आपकी इसमें मदद करेगा, वो क्या है, आपको ब्यूरोक्रेट्स बनाने में। सो नौकरशाही की जब हम बात करते हैं, नौकरशाही का चरित्र चित्रण क्या है, दैट मीन्स डेफिनेशन ही पूछी गई है इसमें, ठीक है, घबराना नहीं है कि क्या चरित्र पूछ लिया। सो यूपीएससी 2020 का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे पूछा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी। क्या है ब्यूरोक्रेसी, है ना। सो यहाँ पर देखो, क्या ये संसदीय लोकतंत्र को विस्तार देती है, एन एजेंसी फॉर वाइंडिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, या फिर संघीय ढांचे को सुदृढ़ करती है, एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, लोक नीति को कार्यान्वित, एन एजेंसी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। तो जब हम आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे एंड एनसीईआरटी में आपको कॉन्सेप्ट्स मिलता है कि जब गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर गवर्नमेंट्स के 2 टाइप्स हो गए, ठीक है। एक तो हो गया आपका परमानेंट गवर्नमेंट, ठीक है, स्थायी सरकार। दूसरा हो गया आपका नॉन परमानेंट, ठीक है। नॉन परमानेंट में आएंगे वो मंत्री मिनिस्टर जो कि 5 ईयर्स के लिए आए हुए, जिन्हें आपने चुना है, ठीक है। ये सेलेक्ट नहीं बल्कि ये इलेक्टेड हैं। एंड यहाँ पर जब हम परमानेंट गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं नौकरशाह, ठीक है, जो कि सत्ता बदलने के साथ बदलते नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि जब हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी क्या है कि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान जो योजना है इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ग्राउंड लेवल पर इसे कौन इंप्लीमेंट करेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, जो डीएम होगा, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करेगा। तो बेसिकली जब हम नौकरशाही की बात करते हैं, सो ये क्या है, जो पब्लिक पॉलिसीज है इसको इंप्लीमेंट कराने वाला अभिकरण है। क्या है ये? एन एजेंसी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। सो बिकॉज जब हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की बात करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव में आएगा, ये कार्यपालिका में आएगा। कार्यपालिका का कार्य होता है कि जो भी लेजिस्लेटिव ने पॉलिसी मेकिंग की है उसको इंप्लीमेंट कराना, ठीक है। सो यहाँ पर हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट में जो आपके 3 मुख्य गवर्नमेंट के अंग है, जुडिशरी जिसका काम है न्याय करना, ठीक है, जो लॉ रूल्स बने हैं उनका रेगुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है पनिश करना अगर किसी ने वॉयलेट किया है तो ऐसे ही लेजिस्लेटिव जो है उसका काम होता है लॉ मेकिंग करना, पॉलिसी मेकिंग करना। और ऐसे ही जब हम बात करेंगे नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स की, तो इनका काम क्या होगा? पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का कार्य कराना। क्लियर? सो यहाँ पर आप देखेंगे चैप्टर 4 जो आपका एग्जीक्यूटिव है क्लास 11th का, उसमें इसकी डेफिनेशन है। आगे चलते, क्वेश्चन नहीं बताऊंगी अब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, अब एक पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात की गई है और यहाँ पर 91 जो आपका 91st अमेंडमेंट 91वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए इनका जो नंबर है वह उस पर डिसीजन दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 15% से ज़्यादा लोग नहीं होगा। 15% किसके? लोकसभा के 15% से ज़्यादा जो
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो नहीं हो सकते, सेम यही होगा विधानसभा में, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए, कुछ और क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, तो एक एक करके हम सभी सब्जेक्ट को समझ रहे हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है एनसीईआरटी का और कैसे कवर करना है, उन तमाम बातों पर ये क्लास में डिस्कशन है। अब देखो 2020 में क्वेश्चन आया, इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। अब देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी पहले भी आ चुका, तो यहाँ पर आप PYQs का यही इंपॉर्टेंस है कि आपको इसमें पता चलता है कि क्वेश्चन यहाँ से आया, आगे भी संभावना है, ठीक है। अब देखो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की मैं बात करती हूँ, तो ये जो है वह कहाँ पर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी मेंशन है? प्रियम्बल में, हमारी प्रस्तावना में, DPSP में, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में, 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची में, या फिर कन्वेंशनल प्रैक्टिस है? किसमें सेपरेशन की बात की गई? आप सभी को पता होगा कि जब हम सेपरेशन की बात करते हैं सो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई थी, सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई थी, और इसमें कहा था कि जो जुडिशियरी है, ठीक है, तो इसका मेन काम क्या होगा? न्याय करना। और जो यहाँ पर लेजिस्लेटिव है, ठीक है, सो लेजिस्लेटिव का मेन कार्य क्या होगा? विधायिका का कार्य होगा लॉ मेकिंग करना, ठीक है। एंड जो एग्जीक्यूटिव है, जिसमें कि अभी हमने समझा कि एक परमानेंट एक नॉन परमानेंट होगा, परमानेंट में ब्यूरोक्रेट्स आएंगे, सो एग्जीक्यूटिव का मेन कार्य क्या होगा? कि जो इम्प्लीमेंटेशन है पॉलिसी का, इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। सो ये इसका कार्य होगा। सो यहाँ पर याद रखना है आपको कि जब हम DPSP की बात करते हैं 36 से आर्टिकल 51 तक, सो फ्रेंड्स आर्टिकल 50 कहता है कि जो स्टेट है वह उसके लिए प्रयास करेगा कि जुडिशरी जो है वह कार्यपालिका विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त रहे। सो यहाँ पर DPSP में ये जो बात है सेपरेशन की वह की गई है। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको NCERT से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 में पूछा गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एक संवैधानिक सरकार क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, बड़े बड़े शब्द हैं, थोड़े याद रखना, ठीक है। एक संवैधानिक जो सरकार है उसका क्या अर्थ है? अब देखो, पढ़ते रहो लक्ष्मीकांत बाकी किताबें, अगर आपको वर्ड्स पता नहीं है देन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई हमें NCERT पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं सो याद रखना कि हमें डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में लोगों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जहां पर गवर्नमेंट के लिए डू नॉट क्रॉस की लाइन खींच दी जाती है। आप इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, और यही एक कारण है कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये नकारात्मक है सरकार के लिए, ठीक है। तो यहां पर सरकार को क्या किया? लिमिटेड कर दिया, नहीं कर दिया। सो यहां पर क्या कहा? एक संवैधानिक सरकार मतलब एक सीमित सरकार होती है। क्लियर? लिमिटेड गवर्नमेंट है, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे चलते हैं। सो ये था हमारा पॉलिटी का, आप समझ गए पॉलिटी में कौन कौन सी NCERT ज्यादा महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण हो ना हो आपको सारी NCERT पढ़नी है 6 से 12, ठीक है। तो यहाँ पर समय बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समय लीजिए। 2 से 3 दिन की ही बात है। जब आप 6, 7, 8 जो है, जो आप सभी छोड़ने का सोच रहे हैं, उसको बिल्कुल भी प्लीज़ मत छोड़िए, ठीक है। वहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो ये था पॉलिटी। अब हम चलते हैं हिस्ट्री, और हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अब तक मैंने स्टूडेंट का मैं समझ पाई हूँ वह होता है मैम ओल्ड वर्सेस न्यू। क्या हम पुरानी NCERTs पढ़े या नहीं पढ़े, इनमें क्या डिफरेंस है? सो देखो, हिस्ट्री की जब हम पुराने NCERTs की बात करते हैं तो बस ये है कि जब हम विपिन चंद्रा, रामचरण और सतीश चंद्रा वाले NCERTs पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो है वह ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, डिटेल से आपको मेंस में काफ़ी इससे हेल्प मिल जाती है, बहुत ही एनालिटिकल है। और जो न्यू NCERT है वह सरल तरीके से लिखी गई है। सो यहाँ पर जो क्वेश्चंस है न्यू NCERT ओल्ड दोनों से आते हैं, ठीक है। सो आपको ये NCERT भी पढ़ लेना है। अदरवाइज जो बच्चे सोचते हैं कि केवल इससे काम चल जाएगा देन चला लीजिए, नो इशू। अदरवाइज मैं यही सजेशन दूंगी 6, 7, 8 है ना, देन बाकी NCERTs जो है वह पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे आपको डायरेक्ट एडवांस में मिलेंगे, बट उसका बेसिक वहां नहीं होगा। और अगर आपको बेसिक कुछ चीजों का नहीं समझ में आ रहा है देन आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो सो आगे देखते हैं कि यहां पर देखो हमारे अतीत पार्ट 1, 2, 3, आपका प्राचीन, मध्य एंड आधुनिक इतिहास, ठीक है। आपका जो एंशियंट है, मिडाइवल है एंड मॉडर्न,
और इसी का आप लेटेस्ट इसी का आप एडवांस वर्जन देखते हैं क्लास 12 के पार्ट 1 2 3 में। और आपका 9 10 11 जो है ये आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है, जो कि आप मेंस के लिए आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप प्रीलिम्स फोकस हो रहे हैं देन आप अभी ये दोनों एनसीईआरटी पढ़िए, इनको छोड़ दीजिए। एक और तरीका है इसको पढ़ने का, वो ये है कि आपने मान लीजिए हमारे अतीत से आपने सिंधु घाटी सभ्यता उठाया, ठीक है, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन उठाया, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, और इसी को आपने क्लास 12 के पार्ट 1 से कंप्लीट किया, दोनों को कंपाइल करके नोट्स बना लिया। और अदरवाइज अगर आपको ये लग रहा है कि आप कंपाइल करके नोट्स नहीं बना पा रहे हैं देन कोई बात नहीं, सेपरेटली नोट्स बना लो। वही बात मैं फिर कहूंगी कि एवरी स्टूडेंट हैज ओन स्ट्रैटेजी ना। सो यहाँ पर जरूरी तो नहीं कि जो मैं कह रही हूँ आप उसी चीज को फॉलो कीजिए। 6 7 8 जो है मैं 3 दिन में पढ़ी, अरे 1 दिन में आपको खत्म करना है, डेफिनेटली कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ये जो है आप प्लस करके, मान लीजिए किसी का एकदम बेसिक है किसी टॉपिक का और यहाँ पर एडवांस लेवल है, सो बेसिक टू एडवांस आप एक साथ तैयार कर लीजिए। सेम आपको ज्योग्राफी में करना है, ठीक है, सेम आपको क्या करना है, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, सभी में कर लीजिए। चलिए, तो ये रहा हमारे हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री में आपको सब पढ़ना है। आगे देखो, आगे चलते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ। तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2020 में 2020 में कि किस शासक ने अपनी प्रजा को ये वाला जो उपदेश है वह दिया, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करे या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करे, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचा रहा है। ठीक है, ये कहा, किसने कहा, चलो आओ दिखाती हूँ। सो क्लास 6 की एनसीईआरटी है। अब देखो 6 से मैंने इसलिए शुरू किया कि जो बच्चे छोड़ रहे हैं कि चलो छोड़ दो कुछ नहीं होता है, उनको ये सबक मिले कि नहीं छोड़ना है। ठीक है, अशोक का संदेश कक्षा 6 की एनसीईआरटी। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे के धर्म का आदर करना चाहिए, और यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई दूसरे के धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने ही धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सो यहाँ पर जो भी बॉक्स बने हुए हैं, जो भी मैप बने हुए हैं, इवन जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, यहाँ पर कॉर्नर में एकदम छोटी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, लाइक अकबर के मकतब खाने की बात की गई है, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, वहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि योगा वशिष्ठ का जो ट्रांसलेशन है वह किसके समय में हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन का आंसर मैंने यही बता दिया जो आगे बताना था। सो यहाँ पर देखो ये क्या हो गया कि इस तरह के जो भी बॉक्सेस है, जो भी टेबल है, जो भी आपको मैप ज्योग्राफी में दिखते हैं, उसको एज इट इज प्रैक्टिस करो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, योगा वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, किसके समय काल में योगा वशिष्ठ को जो है वो है ट्रांसलेट किया गया था, अकबर। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आगे देखो, तो यहाँ पर आपको ये दिख नहीं रहा होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। चूंकि मुझे स्क्रीनशॉट रखना था बिकॉज ऑफ, अगर ये स्क्रीनशॉट रखना ज़्यादा आपको ऑथेंटिक लगेगा कि हाँ मैम एनसीईआरटी मैम सच बता रही है। ठीक है, सो आगे देखो, क्लास 7 का सोशल साइंस चैप्टर 4, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अकबर ने जो है कमीशन किया था एक ट्रांसलेशन ब्यूरो जिसे कि मकतब खाना कहा जाता था, रामायण, महाभारत, उसके अलावा लीलावती और योगा वशिष्ठी। ये कुछ ऐसे संस्कृत ऐसे कुछ काव्य थे, ऐसे कुछ महाकाव्य थे जिनका ट्रांसलेशन जो है दैट टाइम किया गया। सो ये किसके समय था, अकबर के समय था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पर अतीत के बारे में जानकारी पांडुलिपि से प्राप्त होती है, इसके बारे में दो यहाँ पर जो कथन है वे दिए गए। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने नहीं पूछा था। यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि जो ये पांडुलिपि, दैट मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट, मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है हाथ से लिखा गया, है ना, हाथ से जिसका निर्माण हो। क्योंकि जिस वक्त प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, जिस वक्त कागज़ नहीं था, तब कैसे जानकारियाँ लिखी जाती होंगी। तो उस वक्त फ्रेंड्स, उस वक्त आपको याद रखना है कि उस वक्त की जो जानकारियाँ हैं वह वृक्ष की छाल पर, जो ट्री, जो पेड़ होते हैं ना, उसकी जो छाल ऊपर का होता था उस कवर पर लिखी जाती थी जानकारियाँ। और यहाँ पर हिमालय में एक बुर्ज या बुर्च वर्ड आपने सुना होगा, ये यूपीएससी ने पूछा था कि हिमालय में बुर्च नामक एक वृक्ष को, वृक्ष की जो छाल है उस पर पांडुलिपियाँ होती थी। डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पर लिखा है रेशम के वस्त्र, रेशम के वस्त्रों पर नहीं। यहाँ पर आपसे मान लीजिए इनकरेक्ट पूछा, सो ये क्या हो गया, रेशम के वस्त्रों पर नहीं थी। ये जानकारी आपको एनसीईआरटी देता है। जैसे यूपीएससी ने पूछा कि श्रेणियाँ जो है वह क्या थी, श्रेणी का मतलब, श्रेणी वर्ड का मतलब क्या था। ठीक है, हुंडी जो वर्ड है, एक और शब्द मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे ऐसे वर्ड है, बहुत सारे ऐसे
हुंडी वर्ड क्या है? जैसे आज जिस हम चेक की बात करते हैं ना, यही हुंडी उस वक्त हुआ करती थी, ठीक है। किस वक्त? ये यूपीएससी ने पूछा था, आप कमेंट करके बता दीजिए। सो यहाँ पर हुंडी वर्ड, ठीक है। सो देखो यहाँ पर पांडुलिपियाँ क्या हो गई, आपके जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ये क्या हो गए कि जिन्हें हाथ से लिखा गया हो। और साथ ही जब हम अभिलेख की बात करते हैं तो जो कठोर सतह पर पत्थरों पर कुरेद कर लिखे जाते हैं, खोद कर जिसको लिखा जाता है वो क्या होते हैं? उसको हम अभिलेख कहते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट, पांडुलिपि और अभिलेख आई होप आपको क्लियर होंगे। इस तरह की बातें आप एनसीईआरटी से सीखते हैं। अब देखो मान लो जैन और बौद्ध, एक ऐसा पूछा जाने वाले टॉपिक जिससे हर बार प्रश्न आ जाता है, जैन और बौद्ध। जैन और बौद्ध का जो कल्चर है, जैन और बौद्ध का जो भी आर्किटेक्चर है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। चाहे हम यहाँ पर विहार की बात कर लें, ठीक है, चैत्य एंड स्तूपों की बात कर लें, तो यहाँ सबसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। जैन और बौद्ध ये मैं सॉल्व नहीं कराती हूँ, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए इस क्वेश्चन को रखा था। कैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी आपको कवर कराता है और आपका हिस्ट्री का बेसिक्स मजबूत होता है। अब आगे देखो, आगे मैं आपको बताऊंगी गांधी इरविन समझौता। अच्छा ये मॉडर्न वाला पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस है आपका वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री में आप देखेंगे कि जो भी हमारे चाहे हम जिन आंदोलन की बात करें, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल थे, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और इसकी जो सारी जानकारी है वह एनसीईआरटी आपको बहुत बेहतर तरीके से एकदम सीक्वेंस वाइज देता है। सो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब क्वेश्चंस है, आगे मैं इन पर जो है क्लासेस में जो बुनियाद बैच आप सभी के लिए लाऊंगी उसमें इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हर एक टॉपिक के साथ उसके पीवाईक्यू मैं रखूंगी, नोट्स बनवाऊंगी, उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, प्रैक्टिस, रिविजन, सारी चीज़ें होंगी, डाउट सेशंस भी होंगे। क्लियर? चलो अब देखो मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। इस सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज ऑल्सो, है ना। तो सिलेबस में फर्स्ट लाइन देखो, भारतीय संस्कृति में इतिहास का, ये हिस्ट्री का, तो जो इंडियन कल्चर है, ठीक है, उसको लेकर आधुनिक काल तक के जो भी कला के रूप रहे, जो भी साहित्य के रूप रहे, जो भी वास्तुकला के रूप रहे, ठीक है। तो यहाँ पर लिटरेचर की बात हो गई, कल्चर की बात हो गई, आर्किटेक्चर की बात हो गई। इसके लिए हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़ना है? इसके लिए हमें पढ़ना है एन इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन आर्ट पार्ट 1, ठीक है। सो फाइन आर्ट वाली आप देखेंगे क्लास 11 का जो बुक है, इसको आपको पढ़ना है, भारतीय कला का परिचय। और इसमें आप देखेंगे कि उस सभी से जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, चाहे हम प्रागैतिहासिक शैल चित्र की बात कर लें, रॉक पेंटिंग्स की बात कर लें, इंडस वैली के आर्ट्स की बात करें, इंडस वैली से काफ़ी क्वेश्चंस पूछा गया, आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड की बात कर ले या फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात कर ले, ठीक है। चाहे हम यहाँ पर भित्ति चित्रण की बात करें, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर थे इसकी बात करें, ठीक है, कांस्य प्रतिमाओं की बात करें, इंडो इस्लामिक संस्कृति की बात करें, इन सब जगह से क्वेश्चंस आते हैं। सो ये इसका इंडेक्स मैंने इसलिए रखा, आपकी थोड़ी सी जो इंटरेस्ट है वह बढ़ जाए, थोड़ी आपकी जिज्ञासा बढ़ जाए। इवन आप इस किताब को खोलकर देखो, अगर नहीं है पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है, ले सकते हैं, सीरियस एस्पिरेंट है। सो आप जाओ, हार्ड कॉपी लेकर आओ, 2 से 3 दिन में इसको खत्म करो। इससे जो भी पीवाईक्यूज आए हैं जस्ट उसके आगे लिख लो कि अच्छा यहाँ से 2021 में भी क्वेश्चन था, 2022 में भी क्वेश्चन था। क्लियर? अब देखो ऐसे ही मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। सो इस तरह के जो भी डायग्राम, जो भी मैप है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो ये एनसीईआरटी का मैप है और आपने देखा होगा कि टेम्पल आर्किटेक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइक एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कि किसके शासनकाल में देवताओं के साथ जो राजा थे, महाराजा थे, किंग थे, उनकी मूर्तियां बनना शुरू हो जाती है, उनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थापित हुई। तो ये किसके समय काल से शुरू हुआ? ठीक है, आप बताइएगा कमेंट्स करके, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगी। चलिए अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखो कि मैं हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम यहाँ पर नागर शैली की बात करेंगे और जब हम यहाँ पर द्रविड़ टेम्पल की बात करेंगे, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक है। सो देखो जब हम द्रविड़ क्यों कहा गया, क्योंकि दक्षिण भारत में जो शैली विकसित हुई टेम्पल आर्किटेक्चर की उसको हमने द्रविड़ कहा, एंड नॉर्थ इंडिया में जो शैली थी उसको हमने नागर कहा। अब नागर एंड द्रविड़ में क्या डिफरेंस है, इसको लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सारे क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकती ना मैं अभी, वो क्लासेस में करेंगे। तो यूपीएससी के जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे उसमें इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह पूछा गया। एक अंतर मैं आपको बताती हूँ। तो चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा
कि जो इसके शिखर बने हुए हैं वह कुछ इस तरह से बने हुए हैं नागर शैली में, और वहीं द्रविड़ शैली में पिरामिडाकार है। आप साउथ इंडियन कई मूवीज देखेंगे उसमें मंदिरों को बहुत दर्शाया जाता है, ठीक है, और वहां पर आप देखेंगे कि इस तरह के जो पिरामिड टाइप के जो मंदिर है वह बने हुए हैं। कई ऐसे आप सीन देखें कि ऊपर चढ़कर जो हीरो है या तो वहां पर अभिषेक कर रहा है भगवान का, या फिर झंडा फहरा रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें है ना। तो ये क्या है कि पिरामिड आकार के बने हुए, इन पर आसानी से चढ़ा जा सकता है। सो एक ये अंतर हो गया डिफरेंस। ये यूपीएससी ने पूछा। सेकंड जो यूपीएससी ने पूछा था, अब देखो मैं आपको इसका क्षेत्र बता देती हूं। आप देख रहे हैं कितना लंबा बना हुआ है मंदिर, आगे पीछे काफी स्पेस है, लेकिन नागर शैली में इतना स्पेस हमें समझ में नहीं आता। तो दक्षिण भारत में जो स्पेस इतना बना, तो यूपीएससी ने पूछा कि यहाँ पर जलाशय होते थे, तो चूंकि जलाशय की संभावना नागर शैली नागा आर्किटेक्चर में नहीं है, किस आर्किटेक्चर में है? द्राविड़ में, है ना। सो यहाँ पर अब गोपुरम किसे कहते हैं, ठीक है, मंडप किसे कहेंगे, गर्भगृह किसे कहेंगे? क्या नागर और द्रविड़ दोनों शैली में गर्भगृह होते थे? बिल्कुल सही। सो गर्भगृह एक ऐसा स्थान जहां पर भगवान की प्रमुख मंदिर का प्रमुख स्थान होता था, ठीक है, जहां पर भगवान की मूर्ति स्थापित होती थी, और यहाँ पर केवल पंडित और जो राजा है वह पूजा किया करते थे, आम लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों जगह होता था। अब देखो शिखर क्या था, है ना, वमेना क्या था। इसके अलावा देखो कि जब हम नागर शैली की बात करेंगे तो चाहे हम खजुराहो के टेम्पल की बात करें, चाहे हम कोणार्क के टेम्पल की बात करें, सूर्य मंदिर, ठीक है, सो ये सारे क्या है आपकी नागर शैली के हैं। इसके अलावा जब हम रामेश्वरम मंदिर की बात करेंगे, अब खुद सोचो रामेश्वर मंदिर दक्षिण में है, सो यहाँ पर द्रविड़ शैली, ठीक है। अब एक बात और सुनो, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर ऑल्सो द्रविड़ टेम्पल। अब यहाँ पर विंध्य श्रेणी से लेकर जो कृष्णा नदी घाटी है, इसके बीच में एक और शैली विकसित हुई जिसे कहा गया बेसर शैली। सो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि जो बेसर शैली है वह किसकी शैली है? सो ये टेम्पल आर्किटेक्चर की शैली है। क्लियर? जैसे कि वैष्णव मंदिर जो बने हुए हैं वो इसके हैं। नाउ कम फ्रॉम एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी। सो ये हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी की थोड़ी सी चर्चा हो जाए, ठीक है। ज्योग्राफी में वैसे तो इंपॉर्टेंट है आपकी ये दो एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत एंड भारत का भौतिक पर्यावरण जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इंडिया का। तो दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछे जाते हैं, समटाइम क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाता है। आपको कई सालों के ऐसे पेपर मिल जाएंगे कि इन दोनों से आपके बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन है वह फंस गए ज्योग्राफी में, ठीक है। इसके अलावा देखो, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें समझ में नहीं आ रहे, तो फिर आपको 6, 7, 8, 9, 10 की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़ना है। उसका दूसरा रीज़न भी है कि वहाँ पर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अक्षांश देशांतर। यूपीएससी ने क्या क्वेश्चन पूछा कि जो अक्षांश देशांतर है वह कहाँ पर है? तो मान लीजिए वो पृथ्वी आवास यहाँ पर उसकी जानकारी दी गई है, ठीक है, या फिर यहाँ पर कंटेम्प्रेरी इंडिया में उसकी जानकारी है, या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में उसकी जानकारी है। तो समटाइम्स जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस है वो आपको 6, 7, 8 में मिलती है जो आगे नहीं है। सो या तो अगर आपको उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना है या फिर वो क्वेश्चन आपको गलत करना है, देन इसको छोड़ दो। अदरवाइज फिर मैं उसी बात को रिपीट करूंगी फ्रेंड्स कि आपको बिल्कुल भी 6, 7, 8 को नहीं छोड़ना है, आपको ज़रूर समय निकालिए, उसको पढ़िए, ठीक है। सो यहाँ पर देखो पृथ्वी हमारा आवास, अर्थ एंड हैबिटेट, ये आपका 6 का है, 7 में एनवायरनमेंट, 8 में डेवलपमेंट, समकालीन भारत 1, 2, 3, 2 ही, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1, पार्ट 2, 9 एंड 10 का हो गया। 11th में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एंड 11th में है इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट पार्ट 2 है, ये भारत का भौतिक पर्यावरण। सो वैसे तो इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने बता दिया, ये एंड ये, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है बिकॉज ऑफ काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो इनमें है। इसके अलावा देखो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक वाली जो है ये भी आपको पढ़ना है। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का है, 2016 में पूछा गया। और ये जो एक पैटर्न है ब्रह्मपुत्र का कि आखिर जैसे यहाँ पर पूछा कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस इसी पैटर्न पर कई बार पूछा गया। गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, गोदावरी की कौन सी सहायक नदियाँ, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, इनका क्रम बताइए, गंगा नदी में मिलने वाली दाएं या बाएं से, ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ कौन सी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो दिबांग, कामेंग एंड लोहित की बात की गई है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आओ एनसीईआरटी में इस टॉपिक को ढूंढते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की जब बात की गई, सो एनसीईआरटी में स्पष्टतः ये सारी चीज़ें दी हुई, ये सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाती है एनसीईआरटी से, ठीक है।
कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मानसरोवर झील से निकलती है। आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। हाउ टू रीड का भी ये पार्ट हो गया कि आप इसको पढ़ रहे हैं, आपने देख लिया कि मानसरोवर झील से निकल रही है। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा कि ये भारत में कहाँ से प्रवेश कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे से भारत में प्रवेश कर रही है। लेकिन इस वक्त इसका नाम ब्रह्मपुत्र नहीं है, ध्यान रखना। ब्रह्मपुत्र ये जानते हैं कब बनी? ये बनी जब इसमें दिबांग, सिकांग और लोहित नदियां मिल गई। इसके बाद ये नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, असम में ये चली एंड देन उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी नदियां इसको मिली, जिसमें बूढ़ी देहांग, धनसरी शामिल है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश ऑल्सो। सो आपसे पूछा था दिबांग, कामेंग एंड लोहित, डेफिनेटली तीनों नदियां हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज। क्लियर? अब चलो आगे देखते हैं। सो देखो ये ज्योग्राफी के मैप हैं, और ज्योग्राफी के जो भी मैप है मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, भले सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई इशू नहीं, करना भी चाहिए, बट एक तरीका कि कैसे आपको एनसीईआरटीज को कवर करना है वो आप इस वीडियो से सीख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखो कि जब हम भारत के भौतिक पर्यावरण की बात करते हैं और आप यहां पर काफी सारे नंबर ऑफ मैप देखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। छोटी छोटी सी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताती हूँ। ठीक है, जैसे आपने ये ब्लैंक पेज लिया और इस पर आपने मैप बनाने की कोशिश की। आपने यहाँ पर क्या किया, चलो ये अरावली श्रेणी हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये विंध्य श्रेणी हो गई, विंध्य के बाद फिर सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, आपके ये ईस्टर्न वेस्टर्न घाट हो गए, नीलगिरी है। अब नीलगिरी से लेके क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा कि ठीक है, नीलगिरी का ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न जो है वह आपस में मिल रहे हैं, ऐसा कौन सा रिजर्व है? एक रिजर्व है यहाँ पर, आप बताइएगा कमेंट करके, यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से फ्रेंड्स काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रश्न मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखो जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा विंध्य श्रेणी, महादेव श्रेणी के बारे में पूछा था, पूर्वांचल की एक श्रेणी के बारे में पूछा और एक श्रेणी आपको साउथ की दे दी, और आपसे यहाँ पर मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अगर आपने मैप को ठीक से प्रिपेयर किया है कुछ इस तरीके से, है ना, आप सोचे मैम आपने सिर्फ लाइंस खींची, आप भी एक बार सिर्फ लाइंस खींच कर देख लीजिएगा, आपको अंतर समझ में आएगा कि केवल मैप को देखना और उसकी प्रैक्टिस करना, बोथ आर डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस इवन, है ना। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मैप जब भी करो तब आपको क्या करना है, हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब देखो एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ, एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ, और ये एग्जाम्पल है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा फ्रेंड्स कि जो सिंधु नदी में मिलने वाली इसकी ट्रिब्यूटरीज है झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलज। ठीक है, इसका आपको क्रम बताना था उत्तर से दक्षिण। तो सबसे पहले झेलम, देन चेनाब, देन रावी, देन सतलज। ठीक है, अब देखो आपको इसका एक मैप ड्रॉ करना है। कैसे कि आपने जस्ट सिंधु नदी हो गया, सिंधु नदी, देन उसके बाद फिर आप देखेंगे कि झेलम नदी, एंड झेलम जो है वह किस में मिली, चेनाब में मिली, झेलम जो है वह चेनाब में मिली, ध्यान रखिएगा। फिर आगे रावी नदी में ये मिल गए, और रावी नदी आगे जाकर जो है वह सतलज में मिली, देन सतलज नदी आगे जाकर सिंधु में मिलती है, और फिर ये आगे जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक रॉ मैप डिजाइन कर लेना है, आपको याद रखना है काफी आसानी से। तो देखो एक बार आपने इस इतने पोर्शन को कवर किया, ठीक है, यही तरीका होता है। एक बार आपने ये वाला जो पोर्शन है उसको कवर किया। अब देखो जब हम गंगा नदी की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप अलकनंदा भागीरथी हो गई, और उसके बाद देखो ये जो नदी है वह कहाँ कहाँ जा रही है। और इसमें देखो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा कि बाएं और दाएं तट से गंगा में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, उनका क्या क्रम है। सो आप देख लीजिए कि भाई शारदा नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, ये चार नदियां जो है वह कहाँ से आ रही है, उत्तर से आ रही हैं। ठीक है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, दक्षिण की तरफ से चंबल नदी इसमें मिल गई, बेतवा। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि चंबल नदी जो है वह गंगा में सीधे तौर पर मिल रही है, गलत हो गया। तो यहाँ पर आपको मैप जो प्रैक्टिस करने में करवाऊंगी, आपको सारे जो मैप है वह मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, डोंट वरी, बुनियाद बैच में। ठीक है, और बुनियाद बैच आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें लगता है एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी, या आपका वो नजरिया नहीं है, आपके वो इंसाइट नहीं है कि किस तरीके से आपको यूपीएससी के लिए से पढ़ना है, देन आपको वो बैच ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर आगे हम चलते हैं कि जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत वाली आपकी जो एनसीईआरटी है, आप देखेंगे कि इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, आंतरिक संरचना, महासागर, महाद्वीपों का वितरण, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भू आकृतियां, ठीक है, भू आकृतिक क्या प्रक्रियाएं हैं, कैसे पर्वत पहाड़ का निर्माण होता है, ये सारी चीजें यूपीएससी पूछ चुका है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखो जलवायु को लेकर, जलवायु में वायुमंडल है, सौर विकिरण है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि जब हम सौर ऊर्जा की बात करेंगे, सोलर एनर्जी की बात करें, वो सब जगह सेम क्यों नहीं है, इन सब के भी जो कारण है वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं। मौसम की प्रणालियाँ क्या है, वायुमंडल में जल का क्या प्रतिशत है, कौन सी जगह कहाँ पर कितना प्रतिशत है जल का। ठीक है, इसकी एक टेबल दी हुई है,
और उस टेबल से सीधा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है। एक छोटी सी टेबल है विश्व की जल, ये जब हम पढ़ेंगे ना ये सारे टॉपिक्स, तब मैं साथ साथ आपको पीवाईक्यू कराऊंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, महासागर का जल और जल का संचलन, क्यों महासागर की जो धाराएं हैं वे शुरू होती है, उसका पहला कारण कौन सा है। हो सकता है आधे बच्चों को याद आ जाए, है ना। तो यहाँ पर सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगी, आगे देखेंगे। पृथ्वी पर जीवन, और यहाँ पर आप परिचित होते हैं जैव विविधता और संरक्षण से। चलो हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी बात हम करते हैं इकोनॉमी की। सो हमारा पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, अब थोड़ी सी चर्चा इकोनॉमी की। सो यहाँ पर मैं आपको 2 NCERTs बताती हूँ, ठीक है। वन इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, एंड सेकंड है आपका जो इंपॉर्टेंट है दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो यहाँ पर देखो कि जो भारत का विकास होता है अर्थव्यवस्था का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप समझते हैं इस NCERT से। एंड देन आपको माइक्रो ध्यान रखना कि देखो NCERT का जो ये आप देखेंगे कि कवर पेज है, ये बहुत कुछ अपने आप में कहता है। जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं माइक्रो एंड मैक्रो में, आज के बाद शायद आप ना होंगे। सो यहाँ पर देखो माइक्रो, और माइक्रो में आप देखेंगे कि यहाँ पर लोग बने हुए हैं, है ना, लोग बने, उनके फेसेस बने हुए हैं। सो माइक्रो दैट मीन्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, व्यष्टि। एंड इसका मतलब होता है कि जब हम व्यक्ति को केंद्र में रखकर उसकी आवश्यकताएं क्या है, उसकी आय क्या है, उसकी मांग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कैसे कीमत बढ़ रही है, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें आप देखेंगे कि कैसे जो ग्लोब को बीच में रखकर लोगों के बीच में बात की जा रही है। तो जब हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, नेशनल इनकम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है ना, और ये सारे बैंकिंग सिस्टम क्या है। सो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका सिलेबस आपने देख लिया, सिलेबस से आपको पता चल गया कि उसमें नेशनल इनकम लिखा है, मनी बैंकिंग लिखा है। एंड मनी बैंकिंग से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं आप बताऊंगी मनी एंड बैंकिंग। अगर आपको ये बहुत छोटा लग रहा है, कोई बात नहीं, ये इंडेक्स मैंने रखा है, सो आपको PDF में ये प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि मैम दिख नहीं रहा, अरे मैं बता रही हूँ ना, वर्बली मैं बता रही हूँ। सो यहाँ पर देखो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडेक्स बता रही हूँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं राष्ट्रीय आय से। मनी एंड बैंकिंग, क्या फंक्शन है मनी का, क्या डिमांड एंड सप्लाई है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आप देखेंगे। इवन 2014 एंड 15 दोनों में ही RBI की जो टूल्स है, कैसे वह इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। 2022 में भी क्वेश्चन था कि अगर इन्फ्लेशन है तो RBI उसमें क्या करेगी, कौन सी ऐसी गतिविधियां करेगी, कौन से उसके टूल्स होंगे, ये सारी चीज़ें। सो अगर आपने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी, चलिए मान लेते हैं आप 9th से उठाओ, 9, 10, 11, 12 की आपकी जो NCERT है, जिससे एक बार अच्छे से रीड आउट करो, सेकंड टाइम में अपने नोट्स बनाओ, और जो ये इंपॉर्टेंट है इसके PYQ साथ में सॉल्व कर लो और इसे बहुत बेहतर तरीके से कवर कर लो। क्लियर। अब देखो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो गवर्नमेंट बजट सीधा लिखा हुआ है, सो यहाँ से ये आपका बेसिक हो गया, बेसिक यहाँ से कवर कर लो गवर्नमेंट का बजट। और इसके अलावा आप देख लो जो भी करंट अफेयर में जो बजट आया है, जो इकोनॉमिक सर्वे आया है, सो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इसका। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यूपीएससी ने पूछा BOP है क्या, तो सीधा इसका डेफिनेशन आपसे पूछ लिया। सो डेफिनेशन सीधा आपका NCERT से पूछ लिया। करंट कैपिटल अकाउंट क्या है, BOP क्या है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, मार्केट क्या है, कैसे मैनेज होता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अब आगे चलो, नेक्स्ट बात हम करते हैं आपके एनवायरनमेंट के, इकोलॉजी के कुछ सेक्शंस की, ठीक है। सो देखो फ्रेंड्स, इकोलॉजी के लिए अलग से कोई आपके लिए डेडिकेटेड बुक नहीं है। आपको बायोलॉजी की क्लास 12 की NCERT उठाना है, और इसमें लास्ट की जो यूनिट है 13 से 16 चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। 13 आपका है जो कि आपकी पॉपुलेशन है, जो भी इसका संगठन है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशन। 14 है आपका इकोसिस्टम, 15 है आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड 16 है आपका एनवायरमेंटल इशूज। ये 4 चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए, आपका इकोलॉजी में बहुत सारा जो सेक्शन है वह कवर हो जाएगा, आपका बेसिक्स तैयार हो जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो मेंस में इंडियन सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोसाइटी। तो यहाँ पर देखो सोशलॉजी, आप सोसाइटी के लिए आप सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन इंडिया एंड इंडियन सोसाइटी, ये 2 NCERTs हो गई आपके लिए, ठीक है। सो सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट में आप स्ट्रक्चरल, कल्चरल, स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी क्या है, चेंजेस कैसे हुए रूरल सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो गया वैश्वीकरण, सामाजिक बदलाव। ये क्वेश्चन कई बार आया, ऐसे का भी टॉपिक है। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ लेना, PDF पे पढ़ लेना। जब आपको लगे कि कोई एक जो NCERT उसका केवल एक ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, देन PDF पढ़ लो, PDF से पढ़ के शॉर्ट नोट्स बना लो, उसी को रिवाइज कर लो।
ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी क्या है, इसका परिचय, इसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है, सोशल मार्केट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पैटर्न क्या है इनइक्वालिटी का एंड एक्सक्लूजन का। सो यहाँ पर ये आपका इंडियन सोसाइटी का परिचय हो गया। सो ये आपकी बेसिक बुक हो गई, ठीक है। चलो, सो यहाँ पर बेसिकली फ्रेंड्स आपकी पीडीएफ्स खत्म हो गई, ठीक है। अब आगे देखो, ये इतना ही आपको बताना था, आगे हम बैचेस में पढ़ेंगे। सो यहाँ पर हमने जाना कि एनसीईआरटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या हम उसके यूपीएससी जो है बिना एनसीईआरटी के कवर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे रीड करना है, क्या इंडेक्स है और क्या पीवाईक्यू कहाँ से आए हुए हैं। तो आई होप आपको ये क्लास जो है काफ़ी हेल्प करेगी आपकी सेल्फ स्टडी में, एनसीईआरटी के पैटर्न को समझने में, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने में, है ना। आई होप कि आपको काफ़ी इंसाइट्स इससे मिले होंगे। सो फ्रेंड्स, आप बुनियाद बैच में सारी एनसीईआरटीज़ फ्री पढ़ सकते हैं, जो कि आपको 1 नवंबर से मिलने वाला है बैच, ठीक है। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि आपको जो सारी चीज़ें हैं वह टाइमली प्रोवाइड की जाए, आपको पीडीएफ, नोट्स, जो प्रैक्टिस सेशंस हैं, डाउट सेशंस हैं, इसके अलावा जो भी आपके पीवाईक्यूज़ होंगे वो सब ऐड होंगे, करंट अफेयर में सारी चीज़ों की प्रैक्टिस हम उस बैच में करेंगे और आपका जो बेसिक है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग उससे होगा। सो मिलते हैं हम बुनियाद बैच के सेक्शंस में एनसीईआरटी की और डिटेल सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।